चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, ए थर्मोडायनेमिक साइकिल एक्स वाई जेड एक्स इज शोन ऑन अ वीटी डायग्राम। द पीवी डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस साइकिल इज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि हमको V वर्सेस T डायग्राम बना करके दे दिया गया है और हमसे P वर्सेस V का डायग्राम पूछा जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया फिगर ही बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर फिगर कैसे दिया गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों V और T में डायग्राम आपको बना करके दिया गया है। V मतलब वॉल्यूम और T मतलब टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायग्राम बना करके दिया गया है। कैसा डायग्राम है तो देखिएगा, यहां पर ये कुछ ऐसा डायग्राम है प्यारे बच्चों, ऐसा देखिएगा। ये तीनों ही स्ट्रेट लाइंस है, ये तीनों ही प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ पे x को लिया गया है, यहाँ पर y को लिया गया है, यहाँ पर z को लिया गया है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस चलती है वो किस तरह से चलती है, तो पहले ये x से y की ओर चलती है, फिर y से z की ओर, फिर z से x की ओर, मतलब ऐसे चल रही है, ना कि उल्टा ऐसे, ठीक है। तो इसको भी देखना जरूरी होता है कि ये चल किस डायरेक्शन में रही। तो प्यारे बच्चों, पहले x से y वाली प्रोसेस हुई, फिर y से z वाली, फिर z से x वाली, ठीक। तो इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। और ये जो डायग्राम है ये VT डायग्राम है। इस डायग्राम को देख करके हमको PV डायग्राम बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, PV डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इस डायग्राम से हम V और T में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये VT डायग्राम है तो V और T में रिलेशन निकाल सकते हैं। हमको चाहिए डायग्राम P वर्सेस V का, यानी हमें P और V में रिलेशन चाहिए होगा। P और V में जब रिलेशन मिल जाएगा तो उसी रिलेशन को देख करके हम PV डायग्राम बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। अगर हम केवल x से y तक की प्रोसेस की बात करें, केवल x से y तक की प्रोसेस की बात करें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर V और T में कैसा रिलेशन दिख रहा है। तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। और एक चीज देख लीजिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास करती हुई जा रही है, आपको दिख रही है कि ये ओरिजिन से पास करेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा वह y इक्वल mx टाइप का होगा, y इक्वल mx टाइप का होगा। तो यहाँ पर y एक्सिस में v को लिया गया है और x एक्सिस में t को लिया गया है। तो ऐसा एक रिलेशन v और t में होगा x से y तक के लिए, ठीक। अब x से y तक के लिए p और v में कैसा रिलेशन होगा, अगर ये पता चल जाए तो x से y तक का PV डायग्राम हम बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, p और v में रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये तो v और t में रिलेशन है, हमें t नहीं चाहिए इधर, हमें p चाहिए, तभी हम p और v में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है PV इक्वल nRT। तो हम t की वैल्यू इसमें से इसमें रख दें या t की वैल्यू यहां से यहां रख दें, तो दोनों ही को चाहे आप इसमें रखो चाहे यहां पर रखो, किसी से t को एलिमिनेट कर दो प्यारे बच्चों, तो p और v में रिलेशन मिल जाएगा। चलिए हम इससे इसी में रख ले रहे हैं p की वैल्यू और t की वैल्यू, सॉरी, क्योंकि हमें t नहीं चाहिए, t को एलिमिनेट करना है, ठीक। तो चलिए हम रख लेते हैं, यहीं से हम t की वैल्यू को यहां रख ले रहे हैं। तो देखिए PV इक्वल nR, t की वैल्यू यहां से रखिए तो ये मिलेगी v अपान में m, v अपान में m। अब देखिए ये v से v कैंसिल हो गया, तो p क्या मिल गया, nR अपान m। अब देखिए प्यारे बच्चों, n और r ये कांस्टेंट रहेंगे पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। r तो कहीं नहीं चेंज होगा क्योंकि r कांस्टेंट है, n भी नहीं चेंज होगा क्योंकि गैस वही रहने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। अब देखिए ये क्या है, ये यहां से यहां तक जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप है, तो स्लोप तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक के लिए, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो वैल्यू मिलेगी इनको कैलकुलेट करने के बाद वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब p बच्चों कांस्टेंट होने वाला है। p क्या है, p कांस्टेंट है, कहां से कहां तक के लिए, x से y तक वाली प्रोसेस के लिए, ठीक। तो हमें चाहिए p और v में रिलेशन। तो आप देखिएगा कि x से y तक में v कैसा है, तो x से y तक में प्यारे बच्चों वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, आप देख सकते हो यहां पर जो वैल्यू रहा होगा वो कम रहा होगा और यहां पर जो वैल्यू रहा होगा वो ज्यादा रहा है। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो देख लीजिएगा x से y तक में कहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है और वॉल्यूम को प्यारे बच्चों बढ़ाया गया है। चलिए इसका डायग्राम अगर बनाए तो ऐसा बनेगा, देखिएगा मैं यहीं पर बना ले रहा हूं। PV डायग्राम हमको बनाना है, P वर्सेस V का डायग्राम बनाना है। तो x से y तक की बात करें तो प्यारे बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए।
अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है किस तरीके का डायग्राम, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि ऐसी। यहां पर इस लाइन के लिए हर एक जगह जो प्रेशर, अगर मान लीजिए यहाँ पी नॉट है तो वही प्रेशर इसके लिए पूरी प्रोसेस के लिए रहेगा, इस पूरी लाइन के लिए यही प्रेशर रहेगा, यानी कि इस लाइन के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो डायग्राम ऐसा बनने वाला है। अब देखिए इसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए, इसका मतलब जो प्रोसेस है वो ऐसे नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे तो ये पता चलेगा कि इधर आ रहे हैं और यहाँ तो वॉल्यूम घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब इसको ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम यहाँ कम रहा होगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो डायग्राम बनेगा x से y तक के लिए वो ऐसा बनेगा, और इधर x इधर y ली जाएगा, ठीक है, क्योंकि x से y की ओर प्रोसेस चल रही है और यहाँ x से y की ओर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए ऐसा डायग्राम होगा x से y तक के लिए। अब हम ये चेक कर लें कि किस ऑप्शन में x से y तक के लिए ऐसा डायग्राम बना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो अगर देखिए प्यारे बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ऐसा बना हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, आंसर हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे y से z तक के लिए, हम अभी बात की x से y तक के लिए, तो इसके लिए डायग्राम ऐसा हो गया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं y से z के लिए। तो देखिए y से z में कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है, वॉल्यूम प्यारे बच्चों कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। आप देखो टेम्परेचर घट रहा है, आप इधर आ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस बार अगर इस इक्वेशन में देखें हम प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट बना हुआ है। चलिए इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम को इधर ले जाएगी तो देखिएगा ऐसा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी। और टी डिक्रीज हो रहा है, टी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रेशर को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक के लिए प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। देखिए इस पूरी प्रोसेस के दौरान y से z तक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो यहां पर वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस पूरी लाइन के लिए है। तो अब जहां जो ग्राफ बनेगा p और b में, तो कैसा बनना चाहिए, y से z तक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कम होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा पी और बी में, देखिएगा मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से, इसी में नहीं बनाऊंगा। तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, यानी कि इस बार ऐसी लाइन बनने वाली है, क्योंकि इस लाइन के लिए हर एक जगह प्रेशर सेम रहने वाला, सॉरी वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो इस लाइन के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लेकिन बनना कैसा चाहिए, तो ये नीचे की ओर आता दिखना चाहिए, ना कि ऊपर की ओर। क्यों नीचे की ओर इसकी डायरेक्शन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्यारे बच्चों प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ऐसे बनेगा। अब देखिए हमने साइकिल जो देखी है तो उसमें कैसा प्रोसेस हो रहा है, y से z की ओर। तो प्यारे बच्चों ये y हो गया, ये z हो गया, है ना। तो आपने देखा था कि y से z की ओर, तो ये y से शुरुआत करना चाहिए, तो y से शुरुआत करो, इधर से इधर से इधर से शुरुआत करो और नीचे की ओर जाते हुए ये अपना प्यारे बच्चों यहाँ पर z हो जाएगा, ऐसा z, ठीक है, ठीक। तो ऐसा ग्राफ हो गया। देखिएगा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, ठीक। आगे के लिए भी आप चेक कर सकते हो, z से x के लिए कैसा होना चाहिए, तो आप देखो z से x के लिए जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन के यूज से हम देखेंगे, देखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये कांस्टेंट है तो p और b में तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, यानी प्यारे बच्चों आप साफ साफ देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक। और जो प्रोसेस है वो कैसी चल रही है, तो z से x की ओर, तो z से x की ओर यानी ऐसा एरो लगने वाला है। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये भी पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। हीलियम गैस गोज थ्रू ए साइकिल ABCDA consisting of two isochoric and isobaric lines as shown in figure. The efficiency of this cycle is nearly. Assume the gas to be close to ideal gas. प्यारे बच्चों यहाँ पर एक आइडियल गैस के लिए पीवी में एक डायग्राम बनाकर दिया गया है और हमको ये बताया गया है
कि एक पूरे साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी। चलिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हम इस पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं। यहाँ पर पीवी के बीच में एक डायग्राम बनाया गया है। तो किस तरीके से डायग्राम बनाया गया है वो जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ए बी सी डी, जो गैस है वो पहले ए बी प्रोसेस से गुजरती है, फिर बी सी प्रोसेस से गुजरती है, फिर सी डी से गुजरती है और फाइनली डी ए से गुजरती हुई अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाती है और एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अब पूरे एक साइकिल के दौरान क्या इफिशियंसी रहेगी ये हमको बताना है, या पूरे एक साइकिल की इफिशियंसी हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इफिशियंसी क्या होती है ये हम सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, इफिशियंसी क्या होती है? तो वर्क डन जो भी हो और टोटल क्यू एब्जॉर्ब, मतलब सोर्स से टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है इस पूरे साइकिल के दौरान वो नीचे रहेगा। तो यहां पर हमको लिखना है W/Q एब्जॉर्ब। तो ये प्यारे बच्चों हमको इफिशियंसी देगा। क्या? W/Q एब्जॉर्ब। तो अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो पूरे साइकिल के दौरान कितना वर्क डन हुआ है ये देखना पड़ेगा, और इस साइकिल के दौरान प्यारे बच्चों सोर्स से कितनी हीट ली है गैस ने वो यहां पर लिखना पड़ेगा नीचे। तो जब हम ऐसा कर ले जाएंगे तो इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहां पर कुछ वैल्यूज भी आपको बताई गई है। कैसे? यहां पर जो प्रेशर है वो P0 बताया गया है, और यहां पर जो प्रेशर है वो प्यारे बच्चों 2P0 बताया गया है, और यहां पर जो वॉल्यूम बताया गया है वो V0 बताया गया है, और यहां जो वॉल्यूम बताया गया है ये 2V0 बताया गया है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज भी बताई गई हैं आपको। अब देखिएगा, अगर मुझे वर्क डन निकालना हो पूरे एक साइकिल के दौरान, तो वर्क डन निकालना तो काफी आसान है। वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द पीवी कर्व। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एरिया निकल के आए वही वर्क डन होगा। देखिएगा किस तरीके से एरिया निकालना है। देखिए, ए बी में कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन तो नहीं होगा। आप सब लोग समझते हो कि वर्क डन होता है पी डीवी। तो डीवी जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डीवी जीरो हो गया। तो पी डीवी भी जीरो हो गया, तो वर्क डन तो नहीं हुआ। तो इस दौरान कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब यहां पर बी से सी के दौरान जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा। और यहां फिर जो है वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो गया है, तो सी से डी तक में कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा। अब डी से ए तक में वर्क डन तो हुआ होगा, लेकिन नेगेटिव वर्क डन हुआ होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। यहां से देखिए 2V0 से शुरू होकर V0 में आ गया, तो वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहां बी से सी तक में पॉजिटिव वर्क डन, डी से ए तक में नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो टोटल जो वर्क डन हुआ होगा वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा। कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, अगर बीसी प्रोसेस को लेते हुए प्यारे बच्चों एरिया अंडर द कर्व देखें सिर्फ बीसी प्रोसेस के लिए कि बीसी प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, तो देखिए यहां से लेकर के और यहां से लेकर के पूरा यहां तक का एरिया कवर हो जाएगा। और अगर डीए प्रोसेस के दौरान वर्क डन देखें तो इसके नीचे यहां से यहां तक का केवल एरिया कवर होगा। ठीक, तो यहां से यहां तक पूरा पॉजिटिव वर्क डन हुआ और यहां से यहां तक ये नेगेटिव वर्क डन है। तो जब सम करेंगे इन दोनों का तो इतना तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वाला जो एरिया है वो बच जाएगा और वो पॉजिटिव में बचेगा क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन बड़ा था नेगेटिव वर्क डन की अपेक्षा। ठीक, तो वर्क डन निकालना तो आसान है, आप निकाल सकते हो। कैसे? इसके अंदर अंदर का एरिया, ठीक है, और पॉजिटिव में। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो देखिएगा इसकी हाइट देखो और इसकी ब्रेड्थ देखो। ठीक, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो देखिए 2P0 माइनस P0 यानी P0 इंटू 2V0 माइनस V0 यानी V0। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा वर्क डन। ये हो जाएगा वर्क डन पूरे एक साइकिल के दौरान। तो वर्क डन तो हमने निकाल लिया है। अब देखिएगा हमको क्यू एब्जॉर्ब निकालना है, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्यू एब्जॉर्ब किस किस प्रोसेस में हुई है। हर जगह क्यू एब्जॉर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं पर किसी प्रोसेस के दौरान क्यू बाहर निकली हो। ठीक है, तो क्यू एब्जॉर्ब कितनी हुई है हमको सिर्फ ये देखना है, सोर्स से कितनी हीट ली गई है हमको सिर्फ ये देखना है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि क्यू एब्जॉर्ब कहां कहां हुई है, किस किस प्रोसेस में हुई है। तो प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, पीवी इज इक्वल nRT। इस इक्वेशन से हम समझेंगे कि क्यू कहां कहां एब्जॉर्ब हुई है। अब इसको जरा देखिए, अगर हम ए से बी के दौरान की प्रोसेस को देखें तो क्या हुआ, देखिएगा यहां V0 कांस्टेंट है, ए से बी तक में V0 कांस्टेंट है, या मैं कहूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है।
चेंज क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पर हो रहा है प्रेशर प्यारे बच्चों। तो प्रेशर चेंज हो रहा है और ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम ए से डी की ओर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। भाई इधर की वैल्यू ओवरऑल बढ़ रही है तो इधर की भी वैल्यू ओवरऑल बढ़नी चाहिए। तो इधर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, एन आर तो कांस्टेंट है, तो एन आर तो नहीं बढ़ा पाएंगे, टी ही बढ़ा पाएगा। तो अगर टी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब यहां जो टेम्परेचर रहा होगा तो यहां जो टेम्परेचर है यहां वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा। और कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी इक्वेशन की यूज से निकाल सकते हैं। देखिएगा यहां पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है और यहां पर जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है। तो यहां का टेम्परेचर कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिएगा पी की जगह पे पी नॉट रख दो, वी की जगह पे वी नॉट रख दो, इनटू इक्वल में एन आर टी। तो प्यारे बच्चों यहाँ टी मिल जाएगा और टी कितना हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट अपान एन आर। प्यारे बच्चों ये जो टेम्परेचर है वो यहाँ का है, यहाँ का है, कितना है, पी नॉट वी नॉट अपान में एन आर। ये टेम्परेचर यहाँ का है। यहाँ का टेम्परेचर देखना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिएगा इसी फार्मूले से यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2 पी नॉट है और जो वॉल्यूम है वो वी नॉट ही है। तो देखिएगा यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पी की जगह पे 2 पी नॉट लिखा जाएगा और वॉल्यूम यहाँ वी नॉट ही है अपान में एन आर। ये एन आर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ का 2 पी नॉट वी नॉट अपान में एन आर। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो टेम्परेचर था जस्ट उसका डबल टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि प्यारे बच्चों इनिशियल का डबल हो गया यहाँ पर टेम्परेचर। अब देखिएगा यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है या निकली है, तो बड़ा आसान है बताना। कैसे, आप थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जानते हो, जो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट जो निकलने वाली होगी, तो हीट जो भी होगी प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल होती है, वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होती है। ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हमने हीट ली है तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा, साथ ही साथ कुछ वर्क डन होगा। तो ये प्यारे बच्चों फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये रूल हम जानते हैं। तो अब देखिएगा अगर हीट पॉजिटिव निकल के आती है, हीट पॉजिटिव निकल के आती है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर हीट नेगेटिव आएगी इसका मतलब हीट निकली है। ठीक, तो हमको तो ये देखना है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है या नहीं, क्योंकि हमें क्यू एब्जॉर्ब चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे इस दौरान ए से बी के दौरान वर्क डन तो नहीं होना, क्योंकि वी कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये टर्म पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। अब टेम्परेचर बढ़ गया है इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो अगर इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव आई है ओवरऑल, तो इधर की वैल्यू भी ओवरऑल पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है ये देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू डेल्टा यू के इक्वल है, डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है, तो डेल्टा यू निकालना आसान है। कैसे, डेल्टा यू हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा यू होता है F/2 NR डेल्टा टी प्यारे बच्चों। तो डेल्टा यू यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा यहां पे जो गैस है वो हीलियम है, यानी मोनो एटॉमिक गैस। शुरू में ही बता दिया गया है ये सारा काम हीलियम गैस के लिए हो रहा है। तो हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, इसलिए उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो 3 होगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो F की जगह पे 3 रखोगे और NR और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी लिखो। डेल्टा टी मतलब क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आप देख सकते हो टी फाइनल क्या है, टी फाइनल है प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं 2 पी नॉट वी नॉट माइनस सॉरी अपान में एन आर माइनस टी इनिशियल यानी पी नॉट वी नॉट अपान में एन आर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका डबल था, तो क्या बच जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लो, 3/2 एन आर और यहां से बच जाएगा पी नॉट वी नॉट अपान एन आर। एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा यू मिल रहा है प्यारे बच्चों वो मिल रहा है 3/2 पी नॉट वी नॉट। तो ये याद रखें कि यहाँ डेल्टा यू इस प्रोसेस में इतना मिल रहा है और यही क्यू एब्जॉर्ब भी होगी, क्योंकि यहाँ डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है, तो जो डेल्टा यू होगा वही डेल्टा क्यू हो गया। तो क्यू एब्जॉर्ब इस प्रोसेस में, क्यू एब्जॉर्ब इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, क्यू एब्जॉर्ब ए क्यू ए मतलब क्यू एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, अभी देखें आगे वाले प्रोसेस के लिए क्या यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है या नहीं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्क डन भी हो रहा है और वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वर्क डन है कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है, पहली बात। ठीक, अब देखिए क्या इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है क्या, तो देखिए पूरे प्रोसेस के दौरान
प्रेशर तो कांस्टेंट बना हुआ है 2p0, लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखें, अगर इधर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है तो इधर की भी बढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों एन आर तो कांस्टेंट है तो टी ही बढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस में भी टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन भी पॉजिटिव है और साथ ही साथ ये भी पॉजिटिव ही होगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर की अपेक्षा फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होगा, तो चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो भी पॉजिटिव होगी। तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है तो ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव ही मिलेगी, इसलिए डेल्टा क्यू यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अभी कितनी एब्जॉर्ब हुई है ये भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए डेल्टा यू भी निकालना पड़ेगा और इस बार यहाँ डेल्टा डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी इस बार कुछ है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा डेल्टा यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो इस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है वो तो हमने पहले निकाल लिया था और इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर हम निकाले ले रहे हैं। तो देखिए क्या है इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर, तो देखिएगा यहीं से निकालेंगे। टी क्या हो जाएगा, पीवी अपान में एन आर। तो पी यहाँ पर क्या है, 2p0 है, 2p0 और बी क्या है यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों देखिएगा 2v0 ये हो गया, या इसी को हम कर सकते हैं 2 × 2 यानी 4, तो 4p0 v0 यहाँ पर ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये एन आर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ का टेम्परेचर रहेगा। तो चलिए अब डेल्टा यू यहाँ के लिए अगर निकालें तो इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ चीजें मिटा दे रहे हैं ताकि हम आगे चीजों को सॉल्व कर पाए। देखिएगा यहाँ पर क्या मिटा दें, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए, ठीक, और इसको भी मिटा दिया जाए, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको भी मिटा दिया जाए। ठीक, चलिए अब देखिए इसी फार्मूले के यूज से यहाँ डेल्टा यू निकालेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे गैस तो हीलियम ही है यानी मोनोएटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहेगा और एन आर डेल्टा टी यहाँ क्या रहेगा, तो देखिएगा यहाँ 4p0 v0 अपान एन आर, यहाँ 2p0 v0 अपान एन आर। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2p0 v0 अपान में एन आर। तो एन आर से एन आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 3p0 v0। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। साथ ही साथ यहाँ डेल्टा डब्ल्यू भी अगर निकाल लें तब हम डेल्टा क्यू निकाल पाएंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू बी से सी प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, तो बी से सी प्रोसेस के लिए अगर देखें तो यहां से यहां तक का पूरा जो एरिया हो जाएगा वही यहां पर डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां से यहां तक का पूरा एरिया अगर देखें तो प्यारे बच्चों जो हाइट है वो है 2p0, यहां से यहां तक की हाइट देखो तो 2p0 और यहां से यहां तक की विड्थ देखो तो 2v0 माइनस v0 यानी v0। तो देखिएगा जो वर्क डन आ जाएगा वो 2p0 इंटू v0 यानी 2p0 v0, ये वर्क डन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा यू जो है, जो डेल्टा यू है वो 3p0 v0 है और डेल्टा डब्ल्यू है 2p0 v0। तो 3p0 v0 प्लस 2p0 v0 यानी 5p0 v0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जो क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी 5p0 v0। अब आगे वाले प्रोसेस में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है क्या। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए वर्क डन तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन नहीं होगा। अब देखिए वर्क डन वाला टर्म तो 0 हो गया। देखिए डेल्टा यू क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट बना हुआ है, पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम 2v0 ही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर घट रहा है, नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इधर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए इधर की वैल्यू भी डिक्रीज होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एनआर तो कांस्टेंट है इसलिए डिक्रीज क्या होगा, टी। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक में टी घटने वाला है। तो टी घटने वाला है इसका मतलब इस बार इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी इस बार। तो प्यारे बच्चों इस बार डेल्टा क्यू नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यहाँ हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि निकल रही है। तो हमको तो केवल हीट एब्जॉर्ब से मतलब है ना, तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हीट निकल रही है। अब आगे वाले प्रोसेस के लिए देखें डी से ए में क्या हो रहा है, तो यहाँ प्यारे बच्चों वर्क डन तो हो रहा है लेकिन वर्क डन नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो ये वैल्यू तो पहले ही नेगेटिव हो गई। अब देख लें डेल्टा क्यू के प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हुआ होगा प्यारे बच्चों, यहां पर प्रेशर जो है कांस्टेंट बना हुआ है लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों वॉल्यूम घट रहा है। तो देखिएगा प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ पूरे प्रोसेस के दौरान लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो वहां ओवरऑल वैल्यू भी घटेगी क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है।
ठीक, तो ओवरऑल वैल्यू भी घटेगी, तो यहाँ भी ओवरऑल वैल्यू घटनी चाहिए। तो कैसे घटेगी, जब टी घटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में भी टेम्परेचर घट रहा है, तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर घटने की वजह से डेल्टा यू जो होगा वो निगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो वर्क डन भी निगेटिव है और डेल्टा यू भी निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो डेल्टा क्यू यहाँ भी निगेटिव, इसका मतलब यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि निकलेगी। तो प्यारे बच्चों इन दो प्रोसेसेस के लिए डेल्टा क्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक में और यहां से यहां तक में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। तो टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है इस पूरे साइकिल के दौरान, मुझे ये देख लेना है। तो सिर्फ यहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको जोड़ लेते हैं कि टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखिए यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है इतनी और यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है इतनी, तो टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, तो जरा इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5P0 V0 प्लस 3P0 V0 अपान में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये 10 प्लस 3 यानी 13P0 V0 अपान में 2, तो ये प्यारे बच्चों टोटल हीट एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर अब फार्मूले को लगा सकते हैं, चलिए लगा लेते हैं, कहीं भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। जगह थोड़ा सा बना लेते हैं, देखिएगा जगह बना लेते हैं। ओहो चलिए, तो यहाँ पे W तो आप पहले निकाल चुके थे P0 V0 और Q एब्जॉर्ब हो गई 13P0 V0 अपान 2। तो P0 V0 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा 2/13। अब इसका जो आंसर है वो हमको देना है प्यारे बच्चों परसेंटेज में, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन परसेंटेज में है। तो एक काम करिए, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करने जाए तो 200/13 परसेंटेज, और इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 1 बार जाएगा, फिर 70 बचेगा, तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद फिर 50 बचेगा, है ना, 5 बचेगा, तो पॉइंट लगा करके उसको 50 बनाएंगे, तो 13 चौको 52, तो उसी के आसपास यानी 15.4 के आसपास प्यारे बच्चों यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी रहने वाली है पूरे एक साइकिल की। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द above PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle is। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो काफी आसान हो गया, क्योंकि बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी हमने पहले सॉल्व किया है। तो एक बार इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का डायग्राम है, बिल्कुल उसी तरीके का, कोई चेंज नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ कोई चेंज नहीं है। देखिएगा पीवी डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा आप देख सकते हो, ऐसा डायग्राम है, ऐसा। यहां पर जो प्रेशर है वो P0 है, यहां जो प्रेशर है वो 2P0 है, बिल्कुल उसी तरीके का डाटा है जैसे पहले दिया गया था। यहां जो वॉल्यूम है वो V0 है और यहां का जो वॉल्यूम है वो 2V0 है, और इस बार ABCD इस तरीके से दिखाए गए हैं। अब यहां पर साइकिल किस तरीके से चल रही है, ये ऐसे चल रही है या फिर ऐसे चल रही है, ये तो फिगर में नहीं बना, हो सकता है कि मिस आउट हो गया हो, क्वेश्चन पेपर में रहा हो, लेकिन हम अगर यहाँ पर नहीं बना तो हम अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे कि ABCDA ऐसा प्रोसेस रहा होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले AB प्रोसेस हुआ होगा, फिर BC, फिर CD और फिर DA, इस तरीके से प्रोसेस होकर के फिर ये गैस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गई होगी पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद। अब देखिए इन्होंने बोला है कि पूरे एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद सोर्स से ली गई टोटल एनर्जी बताइए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन के लिए इफिशियंसी देखी थी। इफिशियंसी क्या थी, वर्क डन अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, तो वहां पर हमने वर्क डन भी देखा था और क्यू एब्जॉर्ब भी देखा था। इस बार हमें केवल और केवल क्यू एब्जॉर्ब देखनी है, केवल और केवल क्यू एब्जॉर्ब, और वहां पर भी मोनो एटॉमिक गैस ही थी, हीलियम मोनो एटॉमिक गैस होती है, तो यहां पर भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताना है। तो क्यू एब्जॉर्ब तो प्यारे बच्चों साफ साफ बताया जा सकता है ना, केवल यहां और यहां ही क्यू एब्जॉर्ब होगी, और होगी कितनी तो हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही डाटा था, इसलिए बिल्कुल वैसा ही आंसर भी आएगा, और ये होगा 3/2 P0 V0। अब कैसे निकाला है तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, जैसे हमने वहां पर क्यू एब्जॉर्ब निकाली है, टोटल क्यू एब्जॉर्ब बिल्कुल वैसे ही निकाल करके आंसर ला देना है, और उतना ही आंसर आएगा जितना वहां पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। N moles of an ideal gas undergo the process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be। कहने का मतलब है एक आइडियल गैस को फिगर में दिखाई गई प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इस पूरी प्रोसेस के दौरान गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा ये हमको बताना है।
तो चलिए प्यारे बच्चों इस फिगर को भी थोड़ा सा हम बना लेते हैं। देखिएगा इन्होंने एक पीवी डायग्राम आपको बना करके दिया है और वो किस तरीके से बना है तो वो हम देख लेते हैं। वो प्यारे बच्चों एक लाइन जैसे का बना करके आपको दिया गया है। ठीक है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है और इस स्टेट के लिए जो प्रेशर है वो 2p0 है और इसी स्टेट पर प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम है वो v0 है। इस स्टेट के लिए प्यारे बच्चों जो प्रेशर है वो p0 है और इसी स्टेट के लिए जो वॉल्यूम है वो 2v0 है। ठीक, तो गैस ए टू बी की प्रोसेस से गुजरती है। इस पूरी प्रोसेस में वो ऐसे गुजरती है, ए स्टेट से शुरू होकर के बी स्टेट तक पहुंचती है। अब प्यारे बच्चों हमको ये देख करके इस ग्राफ को या इस फिगर को देख करके हमको ये बताना है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस ग्राफ को देख करके P और V में डिपेंडेंसी प्राप्त कर लें। कहने का मतलब P V पर कैसे डिपेंड हो रहा है या V P पर कैसे डिपेंडेंट है, ये हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्राप्त करना काफी आसान है क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हम लिख पाए तो P और V में जो रिलेशन होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों PV में रिलेशन सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कि होती है y = mx + c। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है। तो चलिए लिखते हैं। देखिएगा y एक्सिस पर हमने p को लिया है तो y की जगह पर हम p को लिखेंगे, तो यहाँ पर p लिखेंगे। ये क्या है, ये है स्लोप प्यारे बच्चों। ठीक, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। देख लीजिएगा ये एंगल प्यारे बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा है इसलिए स्लोप नेगेटिव होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप इधर से भी देख सकते हो। तो देखिए ये जो लेंथ है वो कितनी है, तो 2p0 - p0 यानी p0 अपान में ये लेंथ देख लीजिए तो 2v0 - v0 यानी v0। अब ये है निगेटिव में क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है इसलिए प्यारे बच्चों इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, अब इधर देख लीजिएगा यहाँ पर x एक्सिस की ओर हमने v को लिया है तो यहाँ x की जगह पर v को लिख देंगे और इधर हम लिखेंगे कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी अभी हमें निकाल लेना चाहिए। बड़ा आसान है इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना। जहां पर आपको v पता हो वहीं पर जो p की वैल्यू पता हो, अगर जहां पर v पता हो वहीं पर अगर आपको p पता हो तो जिस v को आप डालो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो p की वैल्यू हो वो यहाँ पर डाल दो तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम p और v को जानते हैं, यहाँ पर भी हम p और v को जानते हैं, तो किसी भी एक जगह की वैल्यू आप डाल दीजिए इसमें तो c की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम इसी वैल्यू को डाले दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो p है वो p0 है तो p की जगह पर p0 डाल दो और यहाँ पे ये तो स्लोप है, ये तो हर जगह वही रहेगी, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये। और देखिए ये क्या है, ये v है तो यहाँ पर v प्यारे बच्चों 2v0 है तो यहाँ 2v0 रख दिया और यहाँ c, v0 से v0 कैंसिल -2p0 और इधर लाएंगे तो 3p0। तो जो c की वैल्यू है वो प्यारे बच्चों 3p0 मिल गई। अब अगर इसी c की वैल्यू हम इसमें रख दें तो pv में जो रिलेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, वो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये रिलेशन होने वाला है p और v के बीच में। ठीक, अब देखिए ये तो p और v में डिपेंडेंसी को बता रहा है। ठीक, यानी p v पर कैसे डिपेंडेंट है ये बता रहा है। मुझको क्या निकालना है, मुझको प्यारे बच्चों निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर मुझे मैक्सिमम प्रेशर निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं इसी इक्वेशन से। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना हो तो भी निकाल सकता हूं, लेकिन प्यारे बच्चों मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करूंगा, तो देखिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए प्यारे बच्चों मुझे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा PV = nRT होता है। तो यहाँ जो टेम्परेचर का टर्म आया है इस टेम्परेचर के टर्म को मुझे इस इक्वेशन में किसी तरीके से लाना पड़ेगा, तभी हम टेम्परेचर की बात कर पाएंगे आगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिएगा अगर मैं टेम्परेचर को इसमें लाना चाहूं तो कैसे लाऊंगा, तो प्यारे बच्चों एक काम किए ले रहे हैं, P की वैल्यू हम रखे ले रहे हैं, P की वैल्यू को हम रखे ले रहे हैं nRT/V। ठीक, तो P की वैल्यू को हम यहाँ पर T के टर्म्स में लिखे दे रहे हैं तो T और V में डिपेंडेंसी मिल जाएगी या T और V में रिलेशन मिल जाएगा या ये मिल जाएगा कि T जो है वो V पर कैसे डिपेंडेंट है, ये मिल जाएगा। ठीक, तो फिर हम आगे मैक्सिमम और मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट लगा करके मैक्सिमम टेम्परेचर को भी निकाल पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों P की इस वैल्यू को यहाँ पर रखे दे रहे हैं हम लोग, कहाँ पर कर दें, तो कहां पर कर दे, इसी को मिटा करके यहीं पर लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई हुई है। आप लोग अगर भी इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें
तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो P की जगह पर हमको रखना है nRT/B। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिएगा आगे क्या था, तो आगे इधर साइड जो था वही लिख देना है, ये कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए इस V के टर्म को भी उधर ले जाएं। ठीक, तो इधर nRT माइनस P0 V0 V स्क्वायर प्लस 3P0 V ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए T और B में रिलेशन हमको मिल गया, या V पर कैसे डिपेंडेंट है T, ये मिल गया। अब मुझे T की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो किस V के करस्पॉन्डिंग जो T है वो मैक्सिमम मिलेगा, ये जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैथ में जो आप पढ़ते हो मैक्सिमम मिनिमम के रूल्स वही लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, मुझे dt/dv प्राप्त करना पड़ेगा, dt/dv प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर उसको जीरो के इक्वल करके वहां से एक v की वैल्यू मिलेगी, और उसी v पर प्यारे बच्चों जो t है वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए इसको करेंगे, फिर जो v मिलेगा वो प्यारे बच्चों यहां पर रख करके t की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो इसको देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कराना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिएगा n इंटू आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, n इंटू आर तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग। ठीक, और ये हो जाएगा dt/dv। इधर देखिएगा तो ये कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पे बाहर ले लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो होगा 2b, और इधर हो जाएगा 3p0, इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों इस टर्म को हम जीरो रखें अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक काम कर सकते हैं, इसको पहले इधर ले आइए, इसको पहले इधर ले आइए, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा। ठीक, अब इस टर्म को आप जीरो के इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, तो देखिए ये इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर के पूरा ये जीरो के इक्वल हो गया। फिर जब ये जीरो के इक्वल हो गया तो इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा 3p0, और माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएं तो p0 v0, और यहाँ है 2v। ठीक, अब देखिएगा इसको सॉल्व करें तो p0 से p0 कैंसिल, और जो v मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा आपको 3v0/2, तो ये मिलेगा v। तो इस v के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर T है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो चलिए इसी v की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, देखिएगा कहाँ पर कर दे, तो एक काम किए दे रहे हैं, यहाँ पे किए दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे nRT इक्वल माइनस P0 V0, v की जगह पर मुझे रखना है 3/2v, सॉरी 3/2 V0 है ना, तो v की जगह पे रखेंगे तो देखिएगा स्क्वायर करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 9/4 V0 स्क्वायर, है ना। आगे देखिएगा तो 3p0, और v की जगह पे रखूंगा 3/2 इंटू V0। ठीक, चलिए इसको सॉल्व किए ले रहे हैं, तो यहाँ मिल जाएगा nRT इक्वल क्या मिल जाएगा, V0 से एक v तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस 9/4 p0 V0, और यहाँ मिल जाएगा 9p0 V0/2। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान बना लेते हैं, इधर 4 है तो इधर भी 4 बना लेते हैं। तो इसके लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी, तो इधर हो जाएगा 18। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया। तो देखिएगा ये कितना हो गया, 9p0 V0/4 ऐसा बचेगा। अब देखिए मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो प्यारे बच्चों nr को इधर ले जाओ, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, एक कुल मिला के nr को इधर ले जाओ, तो यहीं पर हम किए दे रहे हैं, ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा t मैक्सिमम। अब ये कितना है प्यारे बच्चों, तो 9p0 V0 अपान में 4nr। ठीक, यही रहेगा इसके लिए आंसर। चलिए प्यारे बच्चों चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, 1 mole of a diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process BC is adiabatic. The temperatures at A, B and C are 400 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक 1 मोल डायटॉमिक आइडियल गैस के लिए पीवी डायग्राम बना करके दिया गया है, और इस डायग्राम को देख करके हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये बताने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले तो हमको यही देखना चाहिए कि किस ऑप्शन में क्या पूछा गया है। तो चलिए एक बार हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में प्यारे बच्चों पूछा गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज। अब दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सी इज। तीसरे वाले में पूछा गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज।
और चौथे वाले में पूछा गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बीसी इज। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सभी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी गई है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है? तो ये होती है डेल्टा यू इज इक्वल एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो ये होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है डेल्टा टी प्यारे बच्चों। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो जिसको भी ये फार्मूला याद रहा होगा उसने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके यूज से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ डेल्टा टी निकालने में दिक्कत आती तो उसके लिए भी उन्होंने काफी आसान बना दिया। सभी स्टेट्स के लिए उन्होंने टेम्परेचर पहले से बता दिए हैं, तो डेल्टा टी निकालना भी सभी स्टेट्स के लिए आसान है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। तो देखिएगा पूरा डायग्राम तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बना लेते हैं जितने में अपना काम चल जाए। तो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। इस तरीके से ए बी प्रोसेस पहले हुई, फिर बी सी प्रोसेस, फिर सी ए प्रोसेस हुई। इस तरीके से प्रोसेस पूरी कंप्लीट होकर के एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ और गैस अपनी इनिशियल स्टेट ए पर ही आ जाएगी पूरी एक कंप्लीट साइकिल के बाद। अब उन्होंने कहा कि इस पॉइंट का या ये जो स्टेट है इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन है, 800 केल्विन। इस स्टेट पर जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन और इस स्टेट पर जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है। अब प्यारे बच्चों पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया है जरा देखिएगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज। तो प्यारे बच्चों पूरे एक होल साइकिल के बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होती है, कोई चेंज नहीं होता इंटरनल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट से उसने शुरुआत करी फाइनली उसी स्टेट पर पहुंच गई, यानी कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनिशियली थे उसके वही फाइनली उसने फिर से प्राप्त कर लिए। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो प्यारे बच्चों डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा और जैसे ही डेल्टा टी जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो पूरे एक साइकिल के बाद हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आती है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सीए इज। तो प्रोसेस सीए में क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये हमको बताना है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा यू सी ए मतलब सी ए प्रोसेस के दौरान हम डेल्टा यू देखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो गैस है वो डायटामिक है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएंगे अपान में 2। नंबर ऑफ मोल्स 1 है ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया है, तो n की जगह पे 1 रख दोगे और r को रखे रहो चुपचाप, क्योंकि r के ही टर्म्स में आंसर बोले गए हैं। डेल्टा टी यहाँ क्या हो जाएगा? तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यही होता है डेल्टा टी। तो यहाँ देखेंगे कि प्रोसेस सीए के दौरान क्या फाइनल टेम्परेचर है और क्या इनिशियल टेम्परेचर है, और वहीं से हम डेल्टा टी निकाल पाएंगे, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल निकाल पाएंगे। तो देखिए सी से ए की ओर प्रोसेस बढ़ता है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर ये होगा और इनिशियल टेम्परेचर ये होगा। तो देख लीजिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 400 माइनस 600 यानी माइनस 200, यानी माइनस 200, तो माइनस 200 केल्विन। ऐसा प्यारे बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये माइनस 100 और इसको और अधिक सॉल्व करें तो ये माइनस 500 आर, ऐसा यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया गया, यहाँ 700 आर दिया गया है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन को, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज। तो प्रोसेस ए बी में हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा कैसा आएगा। डेल्टा यू F5 है, N1 है, तो 1 को लिखो चाहे लिखो इंटू आर, और डेल्टा टी यहाँ क्या होगा? तो प्रोसेस ए से बी की ओर बढ़ता है तो फाइनल टेम्परेचर ये होगा, इनिशियल टेम्परेचर ये होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 800 माइनस 400 यानी 400। तो प्यारे बच्चों यहाँ 400, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 200 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आर। ये प्यारे बच्चों यहाँ डेल्टा यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है माइनस 350 आर, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन को। तो यहाँ पर दिया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस बीसी इज। तो प्रोसेस बीसी के दौरान क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5/2 इंटू 1 इंटू आर, और डेल्टा टी यहाँ क्या हो जाएगा? तो प्रोसेस बी से सी की ओर बढ़ती है और यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर ये हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बी से सी की ओर बढ़ती है, तो फाइनल टेम्परेचर ये, इनिशियल टेम्परेचर ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 600 माइनस 800 यानी माइनस 200। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस 200।
इसको कैंसिल करेंगे तो -100 और इसको सॉल्व करेंगे तो -500R। ये डेल्टा यू रहेगा प्रोसेस बी से सी तक में। ठीक, अब देखिएगा यहां पर -500R दिया भी गया है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एन इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस थ्रू द साइकिल शोन इन द फिगर। द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज क्लोज इज। प्यारे बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो शुरुआत में हमने किया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, फिगर भी बिल्कुल ऐसा ही था और क्वेश्चन भी बिल्कुल यही था। थोड़ा सा डाटा भी चेंज किया गया है, तो डाटा चेंज हो गया है तो आप भी डाटा चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से करें। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। देखिएगा यहाँ पर चेंज क्या किया गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, ना तो क्वेश्चन में कोई चेंज है, ना ही डायग्राम में कोई चेंज है। ना ही क्वेश्चन में और ना ही डायग्राम में कोई चेंज किया गया है। ऐसे डायग्राम वहां पर भी था और यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों। जो साइक्लिक प्रोसेस है वो इस तरीके से चल रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही वहां पर भी था प्यारे बच्चों। ठीक, जो चेंज है वो चेंज इतना सा है कि यहाँ पर जो प्रेशर था वो 2P0 लिया गया था और यहाँ पर 3P0 लिया गया है। बाकी सारी चीजें वही है। यहाँ पर भी P0 था, वहां पर भी था। यहाँ पर V0 वॉल्यूम था, वहां पर भी था। यहाँ का वॉल्यूम 2V0 था, यहाँ पर भी वही है। तो चेंज क्या किया गया है, सिर्फ यहाँ का प्रेशर चेंज किया गया है। 2P0 से 3P0 कर दिया गया है। इस फिगर में प्यारे बच्चों जो यहाँ बीच का प्रेशर दिया गया है इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। ठीक है, तो इससे मत डरिए। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर देखिए और यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम देखिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन और फिगर भी बिल्कुल वैसा, सिर्फ यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया गया। 2P0 से 3P0 कर दिया गया। तो जहां पर 2P0 आपने लिखा होगा, जहां जहां वहां 3P0 लिख दीजिएगा। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से ट्राई करें। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे 3 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके प्यारे बच्चों। अगर आपको याद हो तो पहले हमने देखा था 2012 वाला क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही था, शायद 2012 का ही था। हाँ, बिल्कुल 2012 का ही था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। फिर उसके जस्ट आगे हमने देखा था 2013 का क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक, उसको हमने बिल्कुल जल्दी से बता दिया था कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसके पहले 2012 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल तरीका तक चेंज नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल सेम तरीका। अगर पता हो तो डायरेक्ट आंसर रख दो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आ रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो तरीका वहां से देख लीजिएगा, सॉल्व आपको खुद करना है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द गिवन डायग्राम शोज 4 प्रोसेसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ द प्रोसेसेस इन द सेम ऑर्डर इज गिवन बाय। कहने का मतलब ये जो पीवी डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें 4 प्रोसेसेस को दिखाया गया है। तो जिस क्रम में क्वेश्चन में प्रोसेसेस को बोला गया है लिख करके, उसी क्रम में आपको पहचानना है कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है। ठीक, फिगर को देखकर। तो चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिगर को ही थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहां पर बोला गया है कुछ इस तरीके का पीवी डायग्राम आपको बना करके दिया गया है। किस तरीके का, तो देखिएगा, एक प्रोसेस को ऐसे दिखाया गया है और इसको ए से बताया गया। एक प्रोसेस को ऐसे बोला गया और इसको डी से बताया गया। एक प्रोसेस को ऐसे दिखाया गया है, एक प्रोसेस को ऐसे दिखाया गया है, और इसको सी से बोला गया है, इसको बी से बताया गया है। ऐसे इसको बी से बताया गया है। तो देखें इसी तरीके से बना है। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बना हुआ है। अब इन प्रोसेसेस को हमको पहचानना है, कौन सी प्रोसेस कौन सी होगी ये हमको पहचानना है, और किस ऑर्डर में पहचानना है। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में इनको लिखा गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये पहचानना है कि कौन सी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हो आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि जिस प्रोसेस के दौरान, पूरी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा वही प्रोसेस आइसोकोरिक की प्रोसेस होगी। तो देख लीजिएगा, ये जो डी वाला ग्राफ है, ये डी वाली जो लाइन है प्यारे बच्चों, या डी वाली जो प्रोसेस है, इसमें प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक,
इस पूरी लाइन के लिए जो वॉल्यूम है वो यही होने वाला है, यानी एक ही वैल्यू होने वाली है वॉल्यूम की। इसका मतलब ये जो डी वाली लाइन है, ये जो डी वाली प्रोसेस है, ये प्यारे बच्चों आइसोकोरिक की प्रोसेस होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे डी। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या पहचानना है, तो अब पहचानना है आइसोबारिक। अब आइसोबारिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रेशर कांस्टेंट। तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर को बता रहा है। तो देखिएगा अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन के लिए हर जगह प्रेशर सेम रहने वाला है। इस पूरी लाइन के लिए जो प्रेशर है वो सेम रहने वाला है, या इस पूरी प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए जो आइसोबारिक की प्रोसेस होगी वो प्यारे बच्चों ए है। तो यहां पर अब लिखेंगे ए। आप देखिए क्या पहचानना है, तो अब हमको पहचानना है प्यारे बच्चों आइसोथर्मल और फिर हमको पहचानना है एडियाबैटिक। ठीक, तो अब इनमें से कोई एक आइसोथर्मल होगी और इनमें से दूसरी जो बचेगी वो एडियाबैटिक की होगी। तो अब इनको कैसे पहचाने, कौन सी आइसोथर्मल की होगी और कौन सी एडियाबैटिक की होगी, तो इसके लिए जरा देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास पीवी डायग्राम दिया हो तो अगर हम डीपी बाई डीवी ले, डीपी बाई डी, या मैं कहूं कि पीवी कर्व की स्लोप ले अगर प्यारे बच्चों, तो जो स्लोप होती है आइसोथर्मल कर्व के लिए वो होती है पी बाई वी। और अगर यही स्लोप मैं एडियाबैटिक के लिए लूं तो वो प्यारे बच्चों होती है, ये प्यारे बच्चों माइनस साइन के साथ होती है। ठीक है, तो माइनस साइन भी लिखिएगा। अगर यही स्लोप प्यारे बच्चों मैं एडियाबैटिक के लिए लूं तो वो गामा टाइम्स ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा, यानी कि यहां पर जो स्लोप होती है वो होती है गामा पी बाई वी। तो आप देख सकते हो कि स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका एडियाबैटिक वाली प्रोसेस का। स्लोप दोनों की निगेटिव है, स्लोप दोनों की निगेटिव है। आप देखिए इनमें से किसी भी कर्व के लिए देखें तो कहीं भी आप अगर इसका स्लोप देखें तो नेगेटिव ही मिलने वाला है दोनों के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड स्लोप का इसका ज्यादा रहने वाला है, किसका, एडियाबैटिक का। तो यहां पर जिसका स्लोप ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में प्यारे बच्चों वही एडियाबैटिक की प्रोसेस होगी और दूसरी वाली आइसोथर्मल वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिए किसका स्लोप इसमें से ज्यादा लग रहा है, तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से ये जो कर्व है इसका स्लोप ज्यादा है। अगर यहां पर कोई बैठ जाए तो वो ज्यादा तेजी से सरकेगा और यहां से कोई बैठे तो प्यारे बच्चों कम तेजी से सरकेगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर प्यारे बच्चों अगर इसका स्लोप देखें और उसी पॉइंट के लिए इसका स्लोप देखें तो प्यारे बच्चों इसका जो स्लोप है इसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों कम होगा। देखिए यहां ये जो थीटा बनेगा इस थीटा की अपेक्षा छोटा होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने वाला है। तो यहां पर प्यारे बच्चों इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसलिए ये एडियाबैटिक वाली प्रोसेस है और ये आइसोथर्मल वाली प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमको बताना है आइसोथर्मल, फिर बाद में हमको बताना है एडियाबैटिक। तो प्यारे बच्चों ऐसा चीज जहां पर जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही प्यारे बच्चों सही ऑप्शन होगा। तो आप देख लीजिएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB एज शोन फॉर गैस द वर्क डन इज। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर पीवी डायग्राम आपको दिया गया है और आपसे वर्क डन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व वर्क डन को बताता है। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना हुआ आपको दिख रहा है इसका क्या एरिया होगा ये हमको निकालना है। तो क्या एरिया नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर जो एरिया नजर आएगा वो 1/2 और यहाँ पे जो CA वाली साइड है उसकी लेंथ अगर देखें प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगी 5 माइनस 1 यानी 4। और यहाँ पे जो हाइट है यानी A से B तक की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये प्यारे बच्चों दिखेगी 6 माइनस 1 यानी 5। तो प्यारे बच्चों 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 10 जूल। तो इतना एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से वर्क डन रहेगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा। यहां पे जो प्रोसेस है वो CAB ऐसे चलना है, जो साइक्लिक प्रोसेस है वो CAB ऐसा चलना है। अगर उल्टा चलता यानी ACB ऐसा चलता तो यही जो वर्क डन है वो माइनस साइन के साथ आता यानी कि नेगेटिव वर्क डन होता। क्यों ऐसा है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए जब C से A वाली प्रोसेस चली है तो वहां जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है
अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सीए प्रोसेस के दौरान टोटल कितना वर्क डन हुआ अगर ये निकालना हो तो प्यारे बच्चों देखिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बना देता हूं। ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, पीवी ग्राफ जो है वो ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और ये अपना सी ए और बी इस तरीके से दिया गया है। और इस तरीके से पहले सी ए प्रोसेस से गुजरती है गैस, फिर ए बी प्रोसेस से गुजरती है, और फिर बी सी प्रोसेस से गुजरती है, और फिर फाइनली उसी स्टेप पर आ जाती है जहां पर वो पहले थी। अब देखिए अगर सी से ए की बात करें प्यारे बच्चों, तो सी से ए में जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। और कितना होगा, तो यहां से यहां तक का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन हुआ वो निकल जाएगा। अब देखिए ए से बी तक में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बी से सी तक में जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, यानी कि यहां पर जो वर्क डन है वो निगेटिव होगा। और कितना होगा, तो इस लाइन से लेकर के यहां जो एरिया बनेगा ये इतना एरिया, इतना वर्क डन होगा निगेटिव में। तो प्यारे बच्चों टोटल साइक्लिक प्रोसेस के बाद कितना वर्क डन होगा, तो देख लीजिए जब यहां से गुजर रही थी तो पूरा यहां तक पॉजिटिव वर्क डन, यहां कुछ नहीं हुआ, फिर यहां हुआ कितना, यहां से यहां तक और निगेटिव। तो जब सभी को ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें माइनस साइन के साथ लेना है। तो बचेगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा। और क्या बचेगा, पॉजिटिव के साथ बचेगा, क्योंकि यहां जो ज्यादा वाला वर्क डन था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये उल्टा होता, यानी कि ये प्रोसेस ऐसे चलता ऐसे, तो प्यारे बच्चों क्या होता, फिर ये वाली जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम घट रहा था, और वॉल्यूम घटने के कारण ये जो एरिया होगा ज्यादा वाला वो नेगेटिव साइन के साथ दिया जाएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। और यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वर्क डन अब पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एरिया कम था, तो फाइनली इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होता उसको माइनस साइन के साथ लेते वर्क डन के लिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब आप इसको समझ गए होंगे, तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो 10 जूल रहने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज टू प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर ए गैस। If delta Q and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases, and delta UA and delta UB are changes in internal energies respectively, then तो प्यारे बच्चों यहां पर दो प्रोसेसेस के लिए पीवी डायग्राम बना करके दिया गया है, और इस पीवी डायग्राम को देख करके हमको ये बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम डायग्राम ही बना लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहां पर जो पीवी डायग्राम प्यारे बच्चों बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे 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 प्यारे बच्चों ऐसे बना हुआ है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ए है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बी है। दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। प्रोसेस ए से जा रहे हैं तो उसी स्टेट से जाकर के उसी स्टेट पर पहुंच रहे हैं जहां हम बी पर पहुंच रहे थे, मतलब बी प्रोसेस से जहां पर हम पहुंच रहे थे। ठीक, तो दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अब इस फिगर को देख करके हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है ऑप्शंस में। तो देखिए यहां पर सभी ऑप्शंस में प्यारे बच्चों डेल्टा क्यू में रिलेशन पूछा गया है, और साथ ही साथ डेल्टा यू में रिलेशन पूछा गया है। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक, इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब है। ठीक है, और डेल्टा यू ये क्या है प्यारे बच्चों, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक, तो इनमें रिलेशन बताना है दोनों ही प्रोसेसेस के लिए। तो एक चीज तो साफ साफ बोल सकते हैं कि दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए इसके लिए जो टी इनिशियल रहा होगा प्रोसेस ए के लिए वही प्रोसेस बी के लिए टी इनिशियल रहा होगा। साथ ही साथ प्रोसेस ए के लिए जो टी फाइनल रहा होगा वही प्रोसेस बी के लिए भी टी फाइनल रहेगा। और जो डेल्टा यू है वो चेंज इन टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होती है। तो प्यारे बच्चों डेल्टा यू अगर चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा यू क्या होना चाहिए। देखिए डेल्टा यू हम लोग जानते हैं ये होता है F/2 nR डेल्टा टी, है ना, F/2 nR डेल्टा टी। तो वैसे तो ये F और N पर भी डिपेंडेंट होगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, टू प्रोसेस ए एंड बी फॉर ए गैस, मतलब एक ही गैस के लिए दो प्रोसेस है। यहाँ पर एक ही गैस के लिए दो प्रोसेस है, उसी सेम गैस के लिए ये प्रोसेस है और उसी गैस के लिए ये वाली प्रोसेस है। तो जब गैस सेम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम होंगे और नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, क्योंकि गैस हमने वही ली है।
ठीक है, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कांस्टेंट होंगे और डेल्टा यू डिपेंडेंट किस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पर। तो डेल्टा टी भी दोनों के लिए सेम है क्योंकि टी फाइनल और टी इनिशियल दोनों के लिए सेम है। तो टी फाइनल टी इनिशियल सेम है, इसका मतलब डेल्टा टी सेम है। तो प्यारे बच्चों दोनों के लिए डेल्टा यू सेम होने वाला है। इसका मतलब डेल्टा यू ऑफ प्रोसेस ए इक्वल होगा डेल्टा यू ऑफ प्रोसेस बी। तो यहां पर देखिए कि ये ऑप्शन कहां पर दिया गया है, तो हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों थर्ड और फोर्थ में ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसलिए इन्हीं में से कोई एक आंसर सही होने वाला है। अब देखिए हम डेल्टा क्यू के रिलेशन को भी चेक कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ में, ठीक। तो फोर्थ में तो ये बोला गया है कि क्या दोनों के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल करके दिखाया गया है। और थर्ड में बोला गया है कि डेल्टा क्यू ए ज्यादा है डेल्टा क्यू बी की अपेक्षा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या रिलेशन होने वाला है। प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक। अब ये चीज तो दोनों के लिए सेम हो गई, ठीक। तो इस पर तो डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, इससे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के लिए सेम है, ठीक। तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये बड़ा है किसके लिए, किसके लिए नहीं। पता किससे चलेगा, वर्क डन से। तो अगर देखें प्यारे बच्चों तो जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया अंडर द पीवी कर्व, है ना। तो देखें, तो अगर हम देखें प्रोसेस ए के लिए एरिया, तो देखिए ये एरिया करेगा, कवर करेगा यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक का, ठीक। यानी कि इसके लिए जो वर्क डन है वो ज्यादा है, ठीक। तो इसके लिए किसके लिए ज्यादा है, ए के लिए, प्रोसेस ए के लिए जो वर्क डन है वो ज्यादा है। और प्रोसेस बी के लिए प्यारे बच्चों वर्क डन कम है क्योंकि वो यहां से नीचे का एरिया कवर करेगा। तो देखिए वर्क डन किसके लिए ज्यादा है, ए वाले प्रोसेस के लिए, और ये दोनों के लिए सेम था। तो कुल मिलाकर के जिसके लिए वर्क डन ज्यादा उसी के लिए डेल्टा क्यू ज्यादा। तो प्यारे बच्चों डेल्टा क्यू ए ज्यादा होगा किससे, डेल्टा क्यू बी से। तो देख लीजिएगा थर्ड ऑप्शन में ये दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। A sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA as shown in the figure. The change in the internal energy of gas along the path CA is minus 180 joule. The gas absorbs 250 joule of heat along the path AB and 60 joule along the path BC. The work done by the gas along the path ABC is. तो चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर एक फिगर बना करके दिया गया है, तो उस फिगर को ही पहले हम बना लेते हैं, फिर एक बार और हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको एक पीवी डायग्राम बना करके दिया गया है और किस तरीके का है तो वो जरा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन है और फिर यहाँ पर एक रैंडम सा पाथ आपको दिखाया गया है, ऐसा ऐसा पहले बच्चों, ठीक है। देखिएगा यहाँ ये ए से बी प्रोसेस है, ए से बी प्रोसेस ऐसे, और फिर ये बी से सी वाली प्रोसेस है और ये जो है सी से ए वाली प्रोसेस है, ठीक। तो ऐसा ये एक साइक्लिक प्रोसेस रहेगा एक गैस के लिए, ऐसा इन्होंने यहां पर बताया। अब इन्होंने ये बताया कि जो प्रोसेस सी टू ए है इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो प्यारे बच्चों है माइनस 180 जूल। देखिएगा इन्होंने क्या कहा था, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस along the path CA is minus 180 जूल, ठीक। along the path CA जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो प्यारे बच्चों माइनस 180 जूल है। अब देखिए आगे उन्होंने ये कहा था, द गैस absorbs 250 जूल ऑफ हीट along the path AB and 60 जूल along the path BC। मतलब along the path AB में गैस ने हीट एब्जॉर्ब की कितनी 250 जूल और along the path BC कितनी हीट एब्जॉर्ब की है 60 जूल। तो उसको भी यहीं पर हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा ए टू बी तक में गैस ने क्यू एब्जॉर्ब की है, तो क्यू ए लिखे दे रहा हूं ताकि ये पता चले कि ये क्यू एब्जॉर्ब है। तो प्यारे बच्चों ये क्यू एब्जॉर्ब है ये कितनी है, तो ये है 250 जूल। और प्रोसेस बी टू सी तक में ये जो क्यू एब्जॉर्ब है ये है प्यारे बच्चों 60 जूल, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया। तो क्वेश्चन में दी गई ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अब आपसे पूछा क्या गया है, द वर्क डन बाय द गैस along the path ABC is। कहने का मतलब along the path AB to BC यानी ABC along the path ABC में वर्क डन कितना होगा। तो मतलब क्या है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहां पर अगर वर्क की बात करें तो क्या होता है वर्क, तो एरिया अंडर द पीवी कर्व ही वर्क हमको देता है। और अगर हम देखें बीसी वाली लाइन को देखें या बी टू सी वाली प्रोसेस को देखें
तो यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक, जिस वॉल्यूम पर ये इनिशियल स्टेट पर थी उसी वॉल्यूम पर ये हर स्टेट पर रहेगी सी तक। ठीक, तो इसलिए वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। आप लोग जानते हो वर्क डन क्या होता है? पीडीवी, तो डीवी ही 0 रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों जो वर्क डन है वो क्या रहेगा? इस प्रोसेस के दौरान 0 रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो वर्क डन ए टू बी वाले में होगा। ठीक, तो ए से सी तक में जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा? ए से बी तक में जो वर्क डन होगा वही, क्योंकि बी से सी में तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। तो ए से बी तक में कितना वर्क डन हुआ ये निकालने के लिए एरिया अंडर द पीवी कर्व हम निकाल सकते थे, यानी कि यहां से यहां तक का टोटल जो एरिया होता है वो निकाल सकते थे। लेकिन इसके लिए डाटा हमको कुछ पता होना चाहिए था। क्या डाटा पता होना चाहिए था? यहां का प्रेशर पता होना चाहिए था, यहां का वॉल्यूम और यहां का वॉल्यूम पता होना चाहिए था, जो कि हमको नहीं पता। तो प्यारे बच्चों इसीलिए यहां पर एरिया अंडर द कर्व हम नहीं लिख सकते इस फिगर से। अब हमको कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहां पर क्यू एब्जॉर्ब आपको बताई गई है, यहां पर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू पता है, डेल्टा यू ये आपको पता है। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से यहां से ये संकेत मिल रहा है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना चाहिए। तो चलिए हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस वर्क डन यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखिएगा, अब प्यारे बच्चों इसी इक्वेशन के यूज से हम वर्क डन निकालेंगे। कहां से कहां तक के लिए निकालना है वो जरा सोच लीजिएगा। ए टू सी तक के लिए निकालना है, ए बी सी पाथ, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, तो ए बी सी इस प्रोसेस के दौरान आपको वर्क डन निकालना है। तो इसी प्रोसेस के दौरान यानी ए बी सी प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू कितना रहा है वो देखना पड़ेगा, और ए बी सी प्रोसेस में डेल्टा यू कितना रहा है वो देखना पड़ेगा, तभी हम ए बी सी तक में वर्क डन को भी देख पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम ये देख ले रहे हैं कि ए टू बी और बी टू सी तक जाने में कितनी क्यू एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो प्यारे बच्चों वो है 250 प्लस 60 यानी ये हो जाएगी 310 जूल। अब डेल्टा यू कितना रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों डेल्टा यू हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग डेल्टा यू? तो प्यारे बच्चों ये होती है F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। तो क्या करें, अगर हमें यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर पता चल जाए तो डेल्टा यू निकल सकता है। अब जरा देख लीजिएगा, अगर मैं यहां का टेम्परेचर मान लूं T1 और यहां का माने ले रहा हूं T2, तो प्यारे बच्चों डेल्टा यू क्या हो जाएगा? तो डेल्टा यू हो जाएगा F/2 NR T2 माइनस T1, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर हमें T1 और T2 तो पता नहीं है, लेकिन अगर एक चीज देखें तो C से A वाली प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको पता है। तो अगर इस डेल्टा यू के लिए हम एक्सप्रेशन लिखने जाए तो कैसे लिखते? तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लिखते, ये कहां से कहां तक के लिए? C2A के लिए, इसके लिए लिखते हम F/2 NR। यहां पर T फाइनल और T इनिशियल क्या होगा? डेल्टा टी की जगह पर इसी फार्मूले के यूज से हम लिखेंगे। तो देखिएगा ये C से A की ओर चल रही है, इसका मतलब इसके लिए जो T फाइनल है वो T1 है और T इनिशियल T2 था, जबकि यहां पर A टू B और B टू C के लिए T फाइनल T2 था, क्योंकि ऐसे प्रोसेस चल रही थी। तो यहां पर प्यारे बच्चों T फाइनल इस प्रोसेस के लिए C टू A के लिए T फाइनल ये हो जाएगा T1। तो यहां ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अगर हम इस वाली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इससे कंपेयर करें, ये प्यारे बच्चों कहां के लिए है? तो ये ए बी सी तक में है। ठीक है, यानी ए बी सी पाथ के दौरान डेल्टा यू रहा है। ठीक, अब देखिएगा अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कैसे कर सकते हैं, जरा देख लीजिएगा। गैस पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए सेम ही है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और R और 2 तो कांस्टेंट ही है। तो F/2 दोनों के लिए सेम होंगे, F/2 ये दोनों के लिए सेम होंगे। फर्क किसमें है? इनमें, एक में T2 पहले है, एक में T1 पहले है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा इसी को अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2। अब देखिएगा अगर माइनस साइन को छोड़ करके बाकी चीज को देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर रख सकते हैं हम। तो देखिए इसकी वैल्यू बताई कितनी गई है? तो ये बताई गई है -180 जूल। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा यू ए बी सी इक्वल, ये वाला माइनस साइन लिख लो और फिर यहां पर -180 जूल दिया गया है वैल्यू, तो -180 जूल।
तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा प्लस 180 जूल। तो यहाँ पर डेल्टा यू फॉर पाथ एबीसी हो गई 180 जूल, तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं 180 जूल। अब प्यारे बच्चों वर्क डन निकल जाएगा, तो देखिए 310 में 180 को घटा लेंगे तो ये बचेगा 130 जूल। तो प्यारे बच्चों ये रहेगा आंसर, देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है n mole of a perfect gas undergoes a cyclic process ABCA consisting of the following processes: A to B isothermal expansion at temperature T so that the volume is doubled from V1 to V2 is equal to V1 and pressure changes from P1 to P2. B to C isobaric compression at pressure P2 to initial volume V1. C to A isochoric change leading to change of pressure from P2 to P1. Total work done in the complete cycle ABCA is। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बना करके दिया गया है और एक कंप्लीट साइकिल के बाद क्या टोटल वर्क डन होगा ये हमको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम फिगर ही बना लेते हैं। देखिए कैसा फिगर दिया गया है, तो ये फिगर प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनाया गया है। P वर्सेस V में आपको फिगर बना करके दिया गया है और ये कुछ ऐसे दिया गया है, ऐसे प्यारे बच्चों दिया गया है। ठीक, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है और ये स्टेट सी है। अब इसके लिए कुछ डाटा भी आपको दिया गया है, तो कैसा डाटा है देख लेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर है स्टेट ए के लिए वो P1 है और यहाँ पे इस पूरी लाइन के लिए प्रेशर रहेगा P2। देखिए इस पूरी लाइन के लिए प्रेशर P2 रहेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम रहेगा वो V1 रहेगा और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन है, आप देख सकते हो। इस पूरी लाइन के लिए वॉल्यूम यही रहने वाला है और यहाँ पर प्यारे बच्चों वॉल्यूम है V2 जो कि 2V1 के इक्वल है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब ये साइकिल किस तरीके से चल रही है, तो प्यारे बच्चों ये ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। पहले ए से बी वाली प्रोसेस होगी, फिर बी से सी वाली, फिर सी से ए वाली, और पूरा ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद गैस अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से डायग्राम है। और भी यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, तो ऐसा भी बोला गया है कि ए से बी वाली जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल वाली प्रोसेस है, आइसोथर्मल वाली। और आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए से बी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और रहेगा कितना, तो ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ कैपिटल टी टेम्परेचर रहने वाला है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हर जगह टेम्परेचर टी ही रहेगा, तभी ये आइसोथर्मल का केस कहलाएगा। ठीक, अब चलिए प्यारे बच्चों पूरा एक कंप्लीट साइकिल के बाद कितना वर्क डन होगा ये निकालना है। तो देखिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व हमको वर्क डन देता है। ठीक है, एरिया अंडर द पीवी कर्व हमको वर्क डन देता है, लेकिन यहाँ बीच में आइसोथर्मल का केस घुसा है, इसलिए यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व पीवी कर्व निकालना आसान नहीं होगा। इसलिए एक काम हम ये करेंगे कि हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर फाइनली सभी को ऐड कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, वही टोटल वर्क डन हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो हम ए बी वाली प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए ए बी वाली जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल वाली प्रोसेस है और हम सभी जानते हैं कि आइसोथर्मल वाली प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है nRT ln V2/V1। ऐसा वर्क डन होता है आइसोथर्मल वाली प्रोसेस के लिए। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे। देखिएगा टेम्परेचर तो प्यारे बच्चों कैपिटल टी ही बताया गया है, इसलिए कैपिटल टी की जगह पर कैपिटल टी ही रहेगा। V2 और V1 क्या रहेंगे, तो देखिए आपने A से स्टार्ट किया था तो A पर जो वैल्यूम है वो V1 हो जाएगा और आप B तक पहुंचे थे तो B पर जो वैल्यूम रहेगा वो V2 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों वैल्यूज को डालते हैं। तो nRT ln यहां पर वैल्यूम क्या है तो 2V1 और V1 क्या हो जाएगा यहाँ का वैल्यूम, और यह है कितना, तो ये V1 ही है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो V1 से V1 कैंसिल, तो प्यारे बच्चों ये आ गया nRT ln 2। तो इस प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया। अब आगे वाली प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए यहां पर तो प्यारे बच्चों एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, आसान है निकालना। तो चलिए इसके लिए तो एरिया अंडर द कर्व से ही निकल जाएगा। तो देखेंगे इसके लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए P डेल्टा B से निकलेगा, तो P यहाँ पर P2 है और डेल्टा B कितना हो जाएगा, तो B2 मतलब V2 माइनस V1। देखिए डेल्टा B का मतलब क्या है, B फाइनल माइनस B इनिशियल। तो B फाइनल कौन सा होगा, B इनिशियल कौन सा होगा। देखिएगा आप इधर से इधर आ रहे हो तो B इनिशियल इधर वाला होगा, B फाइनल इधर वाला होगा, तो B फाइनल V1 हो गया माइनस B इनिशियल यानी 2V1। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस P2V1। तो इस तरीके से ये रहा इस प्रोसेस के लिए वर्क डन।
इस प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो P डेल्टा V अगर आप लगाओ भी तो डेल्टा V जीरो रहेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, इसलिए इस पूरी प्रोसेस के दौरान वर्क डन जीरो है। अब प्यारे बच्चों सभी प्रोसेसेस के वर्क डन को जोड़ लें तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर वर्क डन था nRT ln2, यहां पर मिला है -P2 V1 और यहां पर जीरो, तो जीरो को ऐड करो चाहे ना ऐड करो, तो इतना टोटल वर्क डन रहेगा। अब अगर हम ऑप्शन से देखें तो किसी भी ऑप्शन में प्यारे बच्चों P और V का टर्म नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल T के टर्म में आंसर है। इसका मतलब हमको यहां पर कैपिटल T लाना पड़ेगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हमें PV को हटा करके T का टर्म लाना हो तो उसके लिए बस एक ही उपाय है, आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। क्या लगाओ? आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे PV इक्वल nRT, तो यहां से PV का टर्म हटा सकते हो और T के टर्म में इसको ला सकते हो। देखिएगा ये P2 और V1 ये किस स्टेट की बात है? तो प्यारे बच्चों अगर देखें तो स्टेट C को अगर हम देखें तो यहां प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V1 है, यानी कि इस स्टेट की बात है। तो प्यारे बच्चों इस स्टेट पर क्या टेम्परेचर है उसी को यहां पर अगर रख दे तो P2 V1 को हम T के टर्म में ला सकते हैं। देखिएगा इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज डालें तो प्यारे बच्चों P की जगह पर P2 डालो, P की जगह पर P2 डालो और B की जगह V1 डालो, इधर डालो nRT डैश माने ले रहे हैं हम, ऐसा माने ले रहे हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो T डैश, ऐसा हम माने ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों P2 V1 कितना हो गया? nRT डैश। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं nRT ln2 माइनस nRT डैश, ऐसा ले सकते हैं, ठीक। लेकिन T डैश के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, हमने तो इसको स्वयं से माना है, खुद से माना है। जो आंसर आएगा वो उन्हीं पैरामीटर्स में आना चाहिए जो पैरामीटर्स क्वेश्चन में दिए गए, तो कैपिटल T के टर्म में ही आंसर आना चाहिए। तो ये T डैश किसी न किसी तरीके से इस T से रिलेट होना चाहिए और फिर हम T डैश को T के टर्म्स में लिखेंगे, तब आंसर T के टर्म में आएगा। चलिए कैसे रिलेट हो रहे होंगे ये दोनों, ये देखेंगे। तो एक चीज देखेगा प्यारे बच्चों, इनको हमको रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे? जरा देखिए, अगर हम यहाँ के लिए टेम्परेचर देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ के लिए टेम्परेचर तो T ही है, यहां से यहां तक हर जगह का टेम्परेचर T ही है। और अगर हम इस इक्वेशन से यहाँ पर टेम्परेचर देखें तो क्या नजर आएगा? तो देखिए इस इक्वेशन से अगर टेम्परेचर देखें तो क्या नजर आएगा? तो यहाँ पर प्रेशर है P2 और यहाँ वॉल्यूम है 2V1 इक्वल nRT। तो प्यारे बच्चों यहां से जो T मिल रहा है वो मिल रहा है P2 और 2 को पहले ले आओ V1 अपान nR, ये प्यारे बच्चों यहाँ T मिल रहा है। और जो T डैश था वो कितना था? तो T डैश आप यहां से देख सकते हो, ये था P2 V1 अपान nR, ये T डैश था। तो आप देख सकते हो यहां से ये 2 है, इधर 2 नहीं है, यानी कि ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का आधा है, या मैं कहूं कि ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का डबल है। कहने का मतलब कि जो T डैश है वो T का आधा है या T इसका डबल है। तो प्यारे बच्चों T डैश को T के टर्म में लिखेंगे तो चलिए लिख लेते हैं nRT ln2 माइनस nRT/2। अब देखिए हम nRT को कॉमन ले लें तो ये बचेगा ln2 माइनस 1/2। तो प्यारे बच्चों ये रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।